हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बिटर सोर्ड के एपिसोड 23 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जिनमू अभी जेड सिटी में आया हुआ है अपने अंकल मिस्टर हुआंग को ढूंढने, और जिनमू के साथ यहाँ पर मूंजंग भी आया हुआ है जो कि मिस्टर हुआंग के साथ व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के लिए काम करा करता था। और अभी जिनमू के साथ चुंगिन भी है जो कि ब्लैक मून के लिए काम करा करता है, और वो यहाँ पर जिनमू के ऊपर नजर रखने आया था पर वो पकड़ा गया। और अभी जिनमू और चुंगिन दोनों ने डील करा है एक साथ ही मिलकर काम करने का, और इसके बदले जिनमू चुंगिन को उसकी अपनी सारी जानकारी दे देगा और चुंगिन यहाँ पर रहकर ही उसकी मदद करेगा मिस्टर हुआंग को ढूंढने में। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू, मूंजंग और चुंगिन भागकर ब्लैक मार्केट पहुंचते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले ही यहाँ पर खून की नदियां बह चुकी थी, क्योंकि उनके आने से पहले यहाँ पर क्रिम्सन घोस्ट के लोग आए थे स्वर्ड्स वगैरह को बेचने, जो कि उन लोगों ने मर्चेंट वगैरह से चुराया है। पर क्रिम्सन घोस्ट को यहाँ पर ओरेकल्स पकड़ लेती है। ओरेकल्स एक्चुअली ब्रोकन फिश सेक्ट के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर आती है और उनका काम है सारी जानकारियां हासिल करना। और उन तीनों के यहाँ पर आने से पहले ओरेकल्स और क्रिम्सन घोस्ट के बीच में एक लड़ाई हो चुकी है, और उनके लड़ाई की वजह से यहाँ पर एक शमशान बन चुका है। खैर, कहानी के अंदर चुंगिन अपने सामने लाशों का ढेर देखकर कहता है, मुझे लगता है कि हमें आने में यहाँ पर देर हो गई है। और जिनमू वहीं पर लाशों को देखकर पहचान लेता है कि ये क्रिम्सन घोस्ट के लोग हैं, पर यहाँ पर नॉर्मल सिविलियंस की बॉडी भी पड़ी हुई है। और मूंजंग, जिसने कभी अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा है, और ये देखकर उसका सर ही चकराने लग जाता है, जिसे कि चुंगिन आकर पकड़ता है। फिर हमें सोगुआंग को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकन फिश सेट के लिए काम करते हैं और अभी जेड सिटी अपने बॉडीगार्ड मिशन में आए हुए हैं। सोगुआंग बैठकर अपने सिल्वर ग्रोटलेट को साफ करते हुए सोच रहे थे, क्या मुझे अभी भी लॉर्ड नहीं जियोनुओ को फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि जब से जियोनुओ उन्हें में आया हुआ है बहुत ही ज्यादा क्रूर हो गया है। पर वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उन्हें अभी भी फॉलो करते रहना चाहिए या नहीं। मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिस वजह से मैं यहाँ पर बॉडीगार्ड मिशन लेकर आ गया हूँ। तभी एक मेंबर आकर उन्हें बताता है कि कुछ अननोन मार्शल आर्टिस्ट जेड सिटी में आकर उथल पुथल मचा रहे हैं। सोगुआंग ये देखने बाहर जाते हैं और अपने मेंबर्स को कहते हैं उन्हें कुछ भी करके टैंग फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, और वो जाएंगे ये देखने की आखिर ये सब कौन कर रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। और सोगुआंग जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं ये देखने की आखिर क्या क्या हो रहा है। और उन्हें रास्ते में बहुत सारे आम सिविलियंस की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपने सामने किसी को लोगों को मारता हुआ देखते हैं और वो जल्दी से जाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि यह तो ओरेकल्स का मेंबर जेंगो है। जेंगो बताता है कि वो यहाँ पर लॉर्ड के ऑर्डर के बाद आया है, क्योंकि उन्हें उन बास्टर्स के बारे में पता चल चुका है जो कि मर्चेंट्स को गायब कर रहे थे, और इसीलिए लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है सभी को ही खत्म कर देने को। पर सोगुआंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने आकर बिना चेक किए उन्हें क्यों मारा। जेंगो बताता है कि उनके ऊपर एक बूढ़े आदमी और एक औरत ने भी हमला किया था, जिसके पास एक बच्चा भी था, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सिविलियन है और कौन नहीं। और ब्रोकन फिश सेट के सेफ्टी के लिए उन्हें ऑर्डर दिया गया है जेड सिटी के सभी को ही मार देने का। सोगुआंग ये सुनकर कहते हैं कि मैं समझ गया, और ये सब हुआ है हायर अप्स के इनकॉम्पिटेंस की वजह से। तुम ओरेकल्स के लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो तुम चिंता मत करो। सोगुआंग मन में सोचने लगते हैं, ब्रोकन फिश सेट के लीडर नहीं बस जियोनुओ, आखिर तुम और कितनी दूर जाना चाहते हो खूनी कहीं के, क्या तुम बस वही काम ही करना चाहते हो। तभी सीन कट होता है ओरेकल्स के और कुछ लोगों के ऊपर, जो कि एक आम विलेजर को मार रहे थे, और वो विलेजर उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि वो हमारे साथ ही मिलकर रह रहे हैं। तभी नेमगुन वहीं पर आकर हमला करता है, जिस वजह से विलेजर भी मारा जाता है और ओरेकल्स के लोगों के ऊपर भी हमला हो जाता है। नेमगुन एक्चुअली क्रिम्सन घोस्ट का जनरल है जो कि ग्यूम के साथ मिलकर काम करता है। फिर ओरेकल्स के मेंबर्स को कहता है, हाँ ये सच है कि हम ही लोगों ने ये सब शुरू किया था, पर तुम लोग इसे एक और ही लेवल पर ले गए हो, और तुम लोगों को भी क्रेजी बास्टर्ड कहना शायद ही गलत होगा। पर जबकि हम दोनों को ही क्रेजी बास्टर्ड कंसीडर किया जाता है, तो आखिर तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन अच्छी जगह पर रहेगा और कौन कूड़े में। ओरेकल्स के लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, पर तुम्हारे पावर को देखकर लग रहा है कि तुम कोई तगड़े फाइटर हो। तो नेमगुन बताता है कि वो नेमगुन क्रिम्सन घोस्ट का जनरल है। नेमगुन फिर कहता है कि अभी मैं दिखाऊंगा कि आखिर कौन रियल क्रेजी बास्टर्ड है। खुद को जल्दी से तैयार कर लो, क्योंकि मैं अभी तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। और नेमगुन ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि ग्यूम ने उसे बहुत बड़ा दंगा यानी डिसरप्शन क्रिएट करने को बोला है।
क्योंकि नेमकुन जितना ज्यादा क्रूएल और ब्रूटल होगा उतना ही उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी वजह से नेमकुन गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी समय पर यहाँ पर जिनमू, चुंगिन और मुंजंग आगे बढ़ रहे थे, ये सोचते हुए कि आखिर ये सब क्या हुआ है और ये सब किसने किया है। चुंगिन को तो ये देखकर और भी ज्यादा झटका लगा था, क्योंकि उसे लगा था कि ब्लैक मून का हिडन मून होने के नाते उसने दुनिया का सब कुछ देख लिया है। और उसने आज जो देखा है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लाइफ में ऐसा कोई दिन भी आएगा। और अभी उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिनमू वहीं पर गुस्से में सोच रहा था, क्या तुम लोग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे? तभी उन लोगों का सामना ओरेकल्स के कुछ लोगों के साथ होता है। और ओरेकल्स के लोग उन तीनों को विलेज में छुपे हुए क्रिम्सन घोस्ट के लोग समझ रहे थे। और चुंगिन को जैसे ही पता चलता है कि ये लोग ओरेकल्स के हैं, चुंगिन जल्दी से टेलीपैथी की मदद से जिनमू को कहता है कि ये लोग ओरेकल्स के हैं जो कि ब्रोकन फिश सेट के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंडर काम करते हैं। और उन लोगों का स्पेसिफिकली काम होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। पर उसे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो यहाँ पर आकर विलेज में मैसेकर क्यों कर रहे हैं। जिनमू गुस्से में कहता है कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसका सेक्ट है। तभी ओरेकल्स के लोग आगे बढ़ते फीस्ट ऑफ 100 डेज का इस्तेमाल करते हुए, और जिनमू इस हमले को देखते ही इसे पहचान लेता है। और हमें पता चलता है कि फीस्ट ऑफ द 100 डेज एक इंटेंस फिश टेक्निक है जो कि हाथों को पत्थर की तरह हार्ड कर देती है। और ये टेक्निक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में तब क्रिएट हुई थी जब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का फाइट पीक पर चल रहा था साइलेंट नाइट के साथ। पर यह टेक्निक आम टेक्निक से बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिस वजह से इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से किसी के भी सेंसस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। और बस यही नहीं, उनका लाइफ स्पेन भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और इसी वजह से फीस्ट ऑफ द 100 डेज को एक फॉरबिडन मार्शल आर्ट डिक्लेयर करके सील कर दिया गया था। प्रेजेंट में जिनमू कहता है, अंकल चुओनुओ, आपने बस इनोसेंट लोगों को ही नहीं मारा, अपने लोगों को भी एक टूल की तरह ही यूज करे जा रहे हैं। आखिर आप इसे और कितना दूर ले जाना चाहते हैं? और जिनमू गुस्से में हमला करने के लिए अपने ब्लेड को निकालता है और एक तेज रोशनी चमकती है। और पलक झपकते ही जिनमू उन तीनों को मार चुका था। उसके पावर को देखकर चुंगिन सोच रहा था, ऐसा सोचना कि उसके जैसा कोई सोर्समैन भी एग्जिस्ट करता होगा सोच के परे है। और अभी प्रॉब्लम बस उसका सोर्स टैलेंट ही नहीं, उसका मूडर और भी है जो कि पूरा ही डिफरेंट हो गया है। उसका और ऐसा जैसा मुझे लग रहा है कि उसने मेरे सोल को ही बीच में से काट दिया है। मुंजंग वहीं पर जिनमू को इस रूप में देखकर सोच रहा था, जिनमू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिनमू और ब्रोकन फिश सेट के बीच में क्या हुआ है, जिस वजह से जिनमू बिना किसी हेजिटेशन के ओरेकल के लोगों को मार रहा है। उसके पावर को देखकर ओरेकल्स के दूसरे लोग डरे भी हुए थे और काफी गुस्सा भी हो गए थे कि आखिर उसने उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे करी। पर जिनमू बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें काटते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। और पीछे चुंगिन मुंजंग को थोड़ा पीछे रहने को कहता है, क्योंकि जिनमू का मूड कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है और काफी डेंजरियस भी। और उसे शक हो रहा है कहीं उसका ब्लड ने उसे कंज्यूम ना कर लिया हो। इसलिए चुंगिन डेंसर और अर्थ को बुलाकर उन्हें जिनमू को फॉलो करने को कहता है, क्योंकि वो उसे थोड़ी दूरी बनाकर ही आगे बढ़ते रहेंगे। पर अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खतरे में है तो बिना किसी सेकंड थॉट के वहां से भाग जाए। दूसरी ओर सोगुआंग स्ट्रेंज की को सेंस करके आगे बढ़ते हैं, जहां पर उन्हें कुछ ओरेकल्स के लोग मिलते हैं जो कि एक औरत को मार रहे थे। और सोगुआंग जाकर उन्हें रुकने को कहते हैं। ओरेकल्स का एक मेंबर माग्यूंग कहता है, यह औरत ब्रोकन फिश सेट के लिए खतरा है। सोगुआंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसे डायरेक्ट ही मार दो, उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। माग्यूंग सीधा उसका गला काट देता है और कहता है, एल्डर सोगुआंग, क्या आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कभी बता नहीं सकते कि आप कभी आकर एक डेड एंड पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप अपने चारों तरफ कभी नजर देते ही नहीं। अगर आप इतने ही महान हैं, आपकी आइडियोलॉजी भी इतने महान है, तो आखिर आपने जिन कुआनों को धोखा क्यों दिया? क्योंकि सभी को तो पता था कि कुआनों ने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर किसी को भी धोखा नहीं दिया है, और ये बात आपको भी काफी अच्छे से पता है। तो आखिर आपने जाकर उन्हें बचाया क्यों नहीं, उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? और हमारे लॉर्ड जुओनु आपको परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति समझते हैं। क्या आपको पता है आखिर आपको यहाँ पर बॉडीगार्ड मिशन में भेजा क्यों गया है? सोगुआंग हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब? नहीं, ये नहीं हो सकता। माग्यूंग कहता है, एल्डर सोगुआंग, हमें माफ कर दीजिए, पर हम आशा करते हैं कि उस तरफ जाकर आपको शांति मिलेगी। सोगुआंग सोच रहे थे, जुओनुओ, आखिर में तुमने मुझे भी मारने का प्लान बना दिया। मैं भी शायद तुम्हारा एक हंटिंग डॉग था जिसका और अभी काम नहीं बचा है। और फिर माग्यूंग ओरेकल्स के लोगों को सोगुआंग के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे देता है।